नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 14 देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने 1 to 13 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग हमारे चैनल में पड़े डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते क्या क्या वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? देखिए, हमारे देश में मुख्यतः 3 निधियां हैं जिसमें पैसा जमा होता है देश का। ठीक है, कौन कौन सी? तो पहला होता है हमारा भारत की संचित निधि, दूसरा होता है भारत की लोक लेखा निधि और तीसरा होता है भारत की आकस्मिक निधि। तो एक एक करके पहले हम समझेंगे कि ये तीनों निधियों में पैसा किस तरह का पैसा होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संचित निधि की। ये संचित निधि जो होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। यानी सरकार का जितना भी प्रॉफिट, किसी भी तरीके से प्रॉफिट आए, किसी भी तरीके से टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, या फिर कोई भी ड्यूटी या फी इत्यादि जो भी वसूल के आता है, वो कहलाता है, वो पैसा जमा जो होता है वो जमा किया जाता है किस निधि में? वो संचित निधि में। यानी कि सरकार हर जगह जितना भी कमाती है वो सारा पैसा कहाँ जमा हो गया? हमारा संचित निधि में। ये संचित निधि में पैसा जो होता है, अच्छा, इसको वहाँ से निकालने के लिए संसद की परमिशन की ज़रूरत होती है। यानी कि इस संचित निधि में जो पैसा है उसको निकालने का प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कि पहले आप बजट पेश कीजिए, उस बजट पेश होने के बाद विनियोग विधेयक लाइए, यानी क्या क्या काम करना है, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें करना पड़ता है। अब इसमें भारित क्या क्या है, इसमें से पैसा किस किस को जाता है? देखिए, इसी पे डिपेंड होता है। जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद कहने का मतलब जिस जिस पद की संविधान में उल्लेखना की गई है कि ये पद होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल वगैरह वगैरह, इस तरह के जो संवैधानिक पद हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष, उसके सदस्य, मतलब जिसकी व्याख्या संविधान में की गई है, जिस पदों की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह वगैरह, इन सब की जो वेतन और भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि से निकाल के आते हैं। क्लियर हो गया हमारा संचित निधि। अब बात करते हैं हम लोग आकस्मिक निधि की। देखिए, आकस्मिक निधि जो होती है इसको हम लोग कंटीजेंसी फंड बोलते हैं। कौन सा फंड? कंटीजेंसी फंड। मतलब अचानक से यदि खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो हम लोग आकस्मिक निधि का यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जान लें कि इन सब निधियों का वर्णन किस भाग में संविधान के और किस अनुच्छेद में है। तो ये भाग 12 के अंदर आती हैं सारी अनुसूचियाँ जो है। ये मतलब सारी जो आकस्मिक निधि या फिर जो भी निधि हैं वो सारा भाग 12 के अंदर आता है। अब भाग 12 जो है इसमें होता है आर्टिकल 264 से लेके और 300 तक। 264 से 300 जो है वो आर्टिकल अनुसूची 12 के अंदर आता है। और इसमें भाग 12 में, अनुसूची नहीं, भाग 12 में आता है आर्टिकल 264 से 300 तक। और उसमें हम लोग बात करेंगे संचित निधि की। तो संचित निधि जो है दोस्तों वो हमारी आती है 266 में। ठीक है, और आकस्मिक निधि जो है वो आती है 267 में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आकस्मिक निधि की। तो आकस्मिक निधि क्या होती है? तो ये निधि, इसका भी गठन संसद ही करती है, लेकिन इसमें से पैसे निकालने के लिए संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। बस राष्ट्रपति साइन करेंगे और पैसा निकल के खर्च के लिए आ जाएगा। तो वो इस समय यूज़ किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो या बजट सत्र नहीं चल रहा हो या अचानक किसी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो गई, तब आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाएगा। आकस्मिक निधि में अभी 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बात करते हैं हम लोग लोक लेखा निधि क्या होती है। देखिए, लोक लेखा निधि जो है इसका भी उल्लेख आर्टिकल 266 के ख यानी कि 2 में किया गया। 266 2 में किया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि टैक्सेस, फीस वगैरह के अलावा जितना भी हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं या फिर बचत करते हैं बचत खाता में रख के, या फिर कर्मचारियों का जो भविष्य निधि होता है, उन सबको आरबीआई में जब जमा कर दिया जाता है तो सरकार ज़रूरत पड़ने पे उन सारे पैसे को अपने अंदर लेके खर्च कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसे जो हैं वो हम लोग यदि बैंक जाएंगे और निकालना चाहेंगे तो तुरंत निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए ये जो पैसा होता है इसको सरकार अपने मतलब विशेष कार्य के लिए यूज कर सकती है। और ये पैसा कौन सा कहा जाता है? तो भारत का लोक निधि। तो अभी हमने समझा दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और क्या जो वेतन और भत्ता होता है किस पर डिपेंड करता है? तो भारत की
संचित निधि पर डिपेंड करे। ये तीनों निधियाँ आप याद रखिएगा, बहुत जरूरी है और ये हमेशा क्वेश्चंस आते रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो दिया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना निर्वाचन आयुक्तों को पदच्युत नहीं किया जा सकता है। तो ये बात सत्य है। ठीक है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जब तक नहीं कहेगा तब तक निर्वाचन आयुक्तों को पदच्युत नहीं किया, यानी पद से हटाया नहीं जाएगा। बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों में मतभेद की स्थिति में विधि आयोग निर्णय करता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां एक समान होती है, बराबर होती है। निर्वाचन आयुक्त की पदावधि उसके ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक है, जो भी पहले हो जाती है। ये भी सही है, केवल बी गलत था। बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखिए है क्या क्या। इधर चट्टानों के नाम दिए गए हैं और उसके प्रकार दिए गए हैं, इसको आपस में मैच करा देना है। देखिए ग्रेनाइट जो होता है वो किस प्रकार का चट्टान है, तो एक करके हम लोग मिलाएंगे। दोस्तों ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट कैसे चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ये मुद्रिका नहीं होगा, मुद्रिका है। ठीक है, और ये जो होता है ये अवसादी प्रकार का चट्टान है। स्लेट जो होता है वो हमारा चट्टान है रूपांतरित, और बलुआ जो है वो पत्थर का रूप का चट्टान है। आगे मैंने एक लिस्टिंग दी है, इसको आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। स्लेट जो होता है वो किस तरह के रूपांतर से बना है, तो इंग्लिश में इसको फाइलाइट्स देता है। फाइलाइट, सिस्ट, ग्रेबो, सरपेंटाइन। और सादे चट्टानों के रूपांतर से बना है क्या क्या, तो सेल से स्लेट बना है, चूना पत्थर से संगमरमर, चौक और डोलोमाइट संगमरमर, बालू का पत्थर क्वार्टजाइट, कंगलोरमेट ये भी क्वार्टजाइट। अग्नेय चट्टान कैसे कैसे रूपांतरित हुए हैं देख लीजिए, ग्रेनाइट, नीस से बेसाल्ट, एम्फीबोलाइट और बेसाल्ट सिस्ट। इसको आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो देखिए इसमें से आपको बताना है कौन सा एक सही है। इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो रहा है। भारत के प्रायद्वीप के दक्कन ट्रैप जो है ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। दक्कन पठार समझ रहे हैं कहाँ पे है, ये यदि भारत होता है और ये हमारा हो जाता है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आपका विंध्य रेंज जो है इसके नीचे का जो भी भाग आता है ये त्रिभुजाकार, ये हमारा दक्कन का पठार कहलाता है। ठीक है, तो दक्कन का पठार जो है इसमें दक्कन ट्रैप ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। तो दक्कन के पठार जो हैं वो ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, ये कथन हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न से किस मार्ग का होना चाहिए। देखिए जहाज जब समुद्र में यात्रा करती हैं तो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि वो अक्षांश और देशांतर को देखते हुए चलती हैं। ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्या होता है, तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा और ये हो गया हमारा देशांतर रेखा। अब इसी से मतलब डिसाइड होता है किस देश में कितना टाइम हो रहा है, ये लोग कहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस तरह से ये लोग रास्ता तय करती हैं, ये देशांतर को पार करते हुए। ठीक है, समुद्र में इसी से इन लोगों का मार्ग तय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। वायु दाब मापी रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है। देखिए वायु दाब मापी में यदि अचानक से गिरावट होती है उसके पारे में, तो उस समय पता चल जाता है कि अब तूफान आने वाला है। अचानक गिरने से क्या होगा, तूफान आने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है तो स्थिर और शांत रहेगा। ठीक है, ये सारा पैमाना है। यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंतोगत्वा क्या होगा। देखिए जल प्रदूषण जिस तरह से अभी हो रहा है इसी तरह से यदि होता रहेगा तो क्या होगा कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु उपलब्ध हो जाएंगे, यानी जलीय जीवन के लिए जो ऑक्सीजन के अणु है जल में वो सारे खत्म हो जाएंगे और जलीय जीव मर जाएंगे, यानी मैरीन जो एनिमल्स हैं वो अब जिंदा नहीं बच पाएंगे इस तरह से यदि होते रहा तो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। देखिए दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सुल्तान जिसने अपने मतलब अस्थाई सेना रख ली वो कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का शासक था
ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इसने अस्थाई सेना रखी थी। उनके पहचान के लिए भी उनका मतलब ये लिखा जाता था, जैसे क्या कहा जाता है उसको, हुलिया, इसने लिखना शुरू किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? इस क्वेश्चन को मैंने बहुत पहले एक सेट में करवाया है, इसलिए केवल ऑप्शंस मतलब आंसर बता के मैं इससे आगे बढ़ूंगा। आप लोग कमेंट करके बाकी सबको बताएंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर होना है फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, विचार करना है निम्नलिखित कथनों पे। कौन कौन से कथन है, इसको मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। अलाउद्दीन खिलजी ने आचार्य महासेन के साथ एक धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया था। ये गलत है, ऐसा कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था। अगले ऑप्शन को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों से उनके कृषि उत्पादन के 1/6 भाग की लगान के रूप में मांग रखी। तो देखिए, 1/6 भाग तो इन दोनों ने नहीं रखा था। कितना रखा था वो मैं बता देता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की जो दर थी वो 33% के स्थान पर, मतलब पहले 1/3 लेता था, अब क्या कर दिया था, 1/2 लगा दिया था। ठीक है, यानी 50-50% लगा दिया था। और एक खम्स एक तरह का कर था जो लूट कर कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जो भी लोग लुटेरे होते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था। वो क्या होता था, खम्स में भी राज्य के हिस्से में वृद्धि की गई। क्या था, पहले राज्य का हिस्सा 20% था, यानी कि कोई भी लूट का माल यदि आता है तो उसमें 20% सरकार को देना पड़ता था, मैंने राजा को देना पड़ता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने लूटने वाले को 80% और राज्य का 20%। तो अब क्या कर दिया, उसने उल्टा कर दिया कि अब आपको 80% हमें देना पड़ेगा और 20% अपने रखना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की। इसने भी क्या किया था कि 1/6 तो नहीं रखा था भाई, ये भी दोआब का जो क्षेत्र था इसका, उसमें 1/2 कर दिया था। कितना कर दिया था टैक्स, 1/2, यानी 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये भी इस गधे की नीति जो थी वो फेल कर गई थी, क्योंकि उसी साल वहाँ पर सुखाड़ आ गया था और कोई टैक्स ही नहीं दे पाया, तो इसलिए भी इसकी किरकिरी हो गई थी वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गौरी के साम्राज्य विभाजन से उसके उत्तरी भारत के प्रांत प्राप्त हुए। ये सही है, बिल्कुल सही है। 1192 से 1206 ईस्वी के बीच उसने उत्तरी भारत में गौरी के सहायक के रूप में कार्य किया था। ये भी सही है, उसका ये गुलाम था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों कथन सत्य है, यानी कोई भी इसमें असत्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए, प्राकृतिक गैस आधारित जो शक्ति परियोजना है राजस्थान में, वो है रामगढ़ में। कहाँ पे है? रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? जैसलमेर जिले में। इसमें गैस आधारित विद्युत गृह जो है 160 मेगावाट की है। कितने मेगावाट की? 160 मेगावाट की। बाकी आप लोग सारे ऑप्शंस को देखिए, कौन से कहाँ किस जिले में पड़ते हैं। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन संविधान की किस धारा के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है? देखिए, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, तो बजट नाम का कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है। क्या है हमारे संविधान में शब्द? तो वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, ऐसा शब्द है। बजट नाम का कोई शब्द नहीं है। बजट मतलब होता है चमड़े का थैला। बजट मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला। तो ऐसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन है, और वो हम लेते हैं धारा 112 से, यानी कि आर्टिकल 112 में इसका वर्णन किया गया है। बाकी 72 में क्या है, 92 में क्या और 132 में क्या है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, अब ये मतलब ट्रेंड में नहीं है ये सब सारा चीज़, तो एक बार केवल पढ़ लेना, इसको उचित है बस। ठीक है, तो हमारा असत्य कथन छांटना है। तो पहला कथन पढ़ते हैं। दोहा में ट्रिप्स के विषय पर निम्नलिखित मतलब विकासशील देशों ने जो महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में पेटेंट प्रणाली से छूट देने के अधिकार से संबंधित थी। तो ये सही है। रिजर्व बैंक द्वारा संपादित कार्यों में बैंक के सभी मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करना भी शामिल है। देखिए, ये 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता है, बाकी सारा करता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जीवन स्तर का मापन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से किया जाता है। ये भी सही है, और भी बहुत सारे गोल्स हैं तो इससे भी किया जाता है। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट का संबंध वस्त्रों से है, ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वरीयता तालिका
भारत सरकार के अनुसार वरीयता का सही आरोही क्रम चुनिए, यानी घटते क्रम में वरीयता तालिका भारत सरकार का क्या है। देखिए इसके लिए मैंने एक लिस्टिंग की है, आप लोग इसको ध्यान से एक बार याद कीजिएगा। कौन से अधिकारी, भारत के वरीयता क्रम का एक प्रोटोकॉल सूची है जिस पर भारत के पदाधिकारी रखे गए हैं, मतलब किसका कितना पावर है एक तरह से कह सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा होता है हमारे देश में भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति सबसे पावरफुल, उसके बाद आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है, फिर आते हैं भारत के प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बिहार के हैं बंगाल में जाकर फों फों कर रहे हैं, दे देगा 4 टप्पड़ खींच के, मतलब मारेगा नहीं, लेकिन मतलब वहाँ पे आप जितने पावरफुल अपने राज्य में हो उतने पावरफुल दूसरे राज्य में नहीं है, क्योंकि जो स्थिति राष्ट्रपति की है हमारे देश में वही स्थिति राज्यपाल की हमारे राज्य में होती है। और सिंपल भाषा में कहें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अपने जगह पे फूफा जी की भूमिका निभाते हैं। ये देश के लिए फूफा जी हैं और ये राज्य के लिए फूफा जी हैं। अब आप लोग जानते हैं कि फूफा जी का खातिर और आदर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, ये दोनों का पद एक साथ आता है 5वें नंबर पे। फिर आते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष, ये दोनों का पावर बराबर है। फिर आता है उप प्रधानमंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में, और भारत रत्न अलंकरण से प्राप्त करता है, यानी कि जिसको भारत रत्न मिल गया है उसका भी पावर किसके बराबर होगा, तो राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबके बराबर होगा। आगे देखते हैं 8वें नंबर पर कौन कौन आ रहा है, तो ये भारत के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के राजदूतों, असाधारण और पूर्वाधिकारी और उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल राज्यों के बाहर, देखिए ऊपर में था 4 नंबर पे राज्यों में अपने राज्य में, ये राज्यों के बाहर में वरीयता क्रम इनका नीचे आ जाता है, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बाहर, उपराज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र में। और 9th नंबर पे आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, देखिए सीजेआई नहीं केवल न्यायाधीश, और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि जो अभी कौन बने हैं तो सुशील चंद्रा, ठीक है। तो ये वरीयता क्रम आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था। देखिए क्वेश्चन में दे के रखा था कि इनमें से कौन सा वरीयता क्रम आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम में देखो कौन कौन से हैं। भारत के अपने राज्यों में रहने वाले राज्यपाल चौथे नंबर पे थे, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति अपने राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री 8वें नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये 9वें नंबर पे, तो ये हमारा सही है, ठीक है। ये लिस्टिंग आप लोग याद कर लीजिए, ये जरूरी है इसलिए मैंने लगा दिया था, ये मतलब एनटीपीसी में तो 10 बार पूछा गया इस बार। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है भाई, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, ये गलत है, केवल ये सही है। देखते हैं हम लोग ऑप्शंस कौन सा सही है, तो देखिए केवल व केवल एक सही है, 2 सही नहीं है, क्योंकि लोक लेखा समिति जो होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और ये जो समिति होती है इसको कहा जाता है प्रारूप समिति की जुड़वा बहन, ठीक है। और इसमें केवल 22 लोग होते हैं, और 22 लोग के बारे में मैंने पहले चर्चा कर दिया था, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 22 लोग कहाँ से आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देखते हैं। वाणिज्यिक पतन, यानी कि उद्योग व्यापार वाला पतन कौन सा है, यानी पोर्ट, ठीक है, जहाँ जहाजें रुकती है, तो ये है कोलकाता, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेवी पतन, नेवी का पोर्ट कहाँ है भाई, तो नेवी का पोर्ट हमारा है कोचीन, कोचीन कहाँ है, केरला। पोर्ट ऑफ कॉल, देखिए पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। पोर्ट ऑफ कॉल कहते किसको है, तो यह एक ऐसा बंदरगाह होता है जिसका प्रयोग जो होता है वो मालवाहक और यात्री दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे बंदरगाहों का प्रयोग जलपोतों द्वारा ईंधन की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। तो पोर्ट ऑफ कॉल कौन सा है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा डेवर और कैले। या आप हमें कमेंट करके बताएं कि डेवर और कैले जो है वो ये पोर्ट किस देश में है। और पैकेट स्टेशन की बात करें दोस्तों, तो पैकेट स्टेशन इसको फेरी स्टेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरी स्टेशन।
और फेरी स्टेशन कोलकाता में देखिएगा फेरी शिप्स चलती हैं एक घाट से दूसरे घाटों पर यात्रियों को पहुंचाने के लिए, तो वही पैकेट स्टेशन कहा जाता है। तो ये जो है ये खासा इसका उपयोग किया जाता है हमारा कहाँ पे, सिंगापुर में। ठीक है, तो ये सारा हमने मैच करा दिया। बस ये समझना था, याद करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, समझ लेना था कि किसको क्या कहते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, ये किसका सुमेल नहीं है ये आपको बताना है, बताते चलें। मुख्यतः मतलब कुल मिला के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिला दे तो 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें हमारा दर्रे शामिल होते हैं। ठीक है, 8 नहीं अब 9 कह सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर पहले था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बट गया। तो हिमालय के जो रेंज के अंदर आते हैं वैसे राज्य देखिए इस रेंज में जो आ रहे हैं, ठीक है, इन राज्यों में दर्रे मिलेंगे। और यहाँ पे महाराष्ट्र और केरल इसमें 3 दर्रे पड़ते हैं। तो ये तीनों दर्रे पहले हम ख़त्म कर लें। देखिए ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, ये हमारा महाराष्ट्र का एरिया। अब महाराष्ट्र में मुंबई यहाँ पे है एकदम समुद्र के किनारे, और मुंबई और थाने यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा थाने यहाँ पे है। यदि मुंबई से आप थाने जाते हैं तो इसके लिए आपको थाल घाट दर्रा पार करना पड़ेगा। कौन सा दर्रा, थाल घाट। और मुंबई से यदि आप पुणे आते हैं, कहाँ आते हैं मुंबई से, पुणे, तो आपको भोर घाट दर्रा पार करना पड़ेगा। ठीक है, थाने के लिए थाल घाट और पुणे के लिए भोर घाट। अब बात करते हैं केरला, तो केरला में एक दर्रा पड़ेगा आपका पाल घाट दर्रा। ठीक है, ये तीनों आपको याद हो गया। अब ऊपर में जो है उनको आप लोग लिस्ट से देख के याद कीजिएगा। लिस्ट में एक्चुअली लगा नहीं पाया, तो आप लोग कहीं से देख के इसको याद कीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चंस कंप्लीट कर दूं तो बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला और जलेपला। भोर घाट जो है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों नहीं है। अभी मैंने बता दिया कि भोर घाट जो है वो मुंबई में, महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र को ये किससे जोड़ता है, मुंबई को किससे जोड़ता है, तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोर घाट। और पाल घाट दर्रा तो हमने बता दिया कि केरल में है। बाकी और जब दर्रे हैं आप लोग इसको याद कीजिएगा, और क्विज में शामिल होइएगा तो मैं उसमें पूछ लूँगा। निम्नलिखित में से असत्य सुमेलित युग्म कौन से हैं, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए पहले हम सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य निकल के आ जाएगा। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये कहाँ पे भाई, अहमदाबाद में। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में, ये सही है। CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र ये चेन्नई में है, ये भी सही है। स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा पुनरुत्थान संस्थान ये जो है बेंगलोर में, ये भी सही है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये हैदराबाद में नहीं है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र हैदराबाद में नहीं है, ये कहाँ है, ये भी बेंगलोर में है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रबंध के अधीन पहला सीमित दायित्व वाला बैंक कौन सा था। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है। इसका आंसर होगा आपका अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर था हमारा फैजाबाद में। इसकी कोई ब्रांचेज नहीं थी, इसको टोटल भारतीय लोग ही मिलके ऑपरेट कर रहे थे। और बाकी सारे बैंकों के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने दे दी है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्रेसिडेंसी बैंक कौन था, पहले कौन कौन से बैंक थे, SBI बैंक का निर्माण कौन से बैंकों को मिला कर हुआ, पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना के समय मतलब फाउंडर मेंबर कौन थे, ये सारा कुछ आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, क्विज में शामिल होने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने बजे क्विज है। और इस वीडियो सीरीज का क्विज जो है वो 3:30 बजे दिन में होता है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।